नमस्कार साथियों। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स के माध्यम से हम राजस्थान ज्योग्राफी के सेशन को हम देखते रहे हैं। राजस्थान के जल प्रभाग में हमने बंगाल की खाड़ी वाला जो अपवा तंत्र है उसको समझा, अरब सागरी अपवा तंत्र को समझा। उसके बाद में हमने आंतरिक अपवा तंत्र को समझा। आइए आंतरिक अपवा तंत्र के अंतर्गत आज हम बनास नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। साथियों, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से। और ये खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? याद रखिए, राजसमंद के अंदर। अगर बात करें कि बनास का संगम किस में होता है, तो याद रखना चंबल नदी में इसका संगम होता है। और कहाँ पर होता है? रामेश्वरम घाट में। और ये घाट कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तो बनास और चंबल का अगर संगम देखें तो रामेश्वरम घाट पर होता है, सवाई माधोपुर में। बनास नदी की लंबाई की बात करें, ये 512 किलोमीटर है। ये जनरल फैक्ट है। अगर इसके अपवाह तंत्र को देखें, इसका अपवाह क्षेत्र है, ये मेवाड़ का मैदान स्पेशली, ये इसका अपवाह तंत्र है या अपवाह क्षेत्र है। अब मेवाड़ के मैदान के अंतर्गत आप देखेंगे तो राजसमंद आता है, भीलवाड़ा आता है और चित्तौड़गढ़ आता है। अगर आपसे ये देखना हो कि मालपुरा है, ये इसके अपवाह तंत्र में आता है, तो आप देखेंगे इसमें आता है करौली का मैदान। अब करौली के मैदान के अंतर्गत आप देखेंगे तो अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर क्षेत्र सम्मिलित है। बनास की सहायक नदियों की बात की जाए तो कालीसील, डाई, मानसी, पांडी, मोरेल, मैनाल, आयड़, कोठारी और खारी नदियां हैं। अब खारी के बारे में बात करें तो इसके लिए फैक्ट ये है कि बनास की सबसे लंबी नदी है जो सहायक नदी बात करें। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो जवाब होना चाहिए खारी। अब बेड़त से संबंधित क्या फैक्ट है? तो दाईं ओर से बनास नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे बेड़च। तो अभी आपने दो क्वेश्चन फ्रेम किए यहां से कि बनास नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका जवाब क्या होगा? खारी नदी। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा बेड़च। अब थोड़ा सा एक बार इन चीजों को देखें। और वो हैं जो त्रिवेणी संगम इसके बनते हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करें बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल का जो संगम होता है, तीन नदियां जहां पे मिलती हैं, वो भीलवाड़ा का एक क्षेत्र है, बिनोद। देख रहे हो बिनोद? तो ये समझो वो वाला बिनोद। इसका एक्चुअल में है बी गोद। याद रखना, बी गोद। अब मैंने सिर्फ यूं ही याद करने के लिए विनोद बोल दिया, बाकी आपको याद रखना है बिगोद। भीलवाड़ा का बिगोद है। इसके अलावा बनास, खारी और डाई नदी कहाँ पर मिलती है? तो ये टोंक में मिलती है, राजमहल क्षेत्र टोंक। अगर आपसे पूछे कि बनास, चंबल और सीप का जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ पर होता है, वो होता है रामेश्वरम घाट। और कहाँ, कौन सा वाला? सवाई माधोपुर। आपने जो फैक्ट देखा उसमें आपसे सवाल अक्सर पूछे गए हैं त्रिवेणी संगम को लेकर, जैसे बनास, बेड़च और मेलान का त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है? तो आप कहेंगे भीलवाड़ा का क्षेत्र क्या है? बिगोद। बनास, खारी और डाई का जो त्रिवेणी संगम है वो टोंक का इलाका, राजमहल। इसके अलावा बनास, चंबल और सीप नदी का जो त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वरम घाट के अंदर बनता है। अब थोड़ा सा देखिए, डायग्राम पर लोड करा। आपने पहला क्या देखा कि बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल। देखिए, ये बनास नदी है जो खमनौर हिल से निकल रही है, यहाँ पर आ रही है, इधर से निकल रही है। गोगुंदा हिल से बेड़च का चलना है इधर से, ठीक है। और ये मेनाल नदी इस इलाके पर, जहां पॉइंट नंबर 1 दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर इनका त्रिवेणी संगम होता है। और ये इलाका भीलवाड़ा का जो बिगोद है वो क्षेत्र है, भीलवाड़ा के बिगोद के। आगे हम बात करें, दूसरा जो त्रिवेणी संगम हमने देखा बनास, खारी और डाई को लेकर। बनास, खारी और डाई। बनास, खारी और डाई है, उनके बारे में थोड़ा देखें तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से इनका संगम हो रहा है। देखिए, डाई नदी है, वो अजमेर से आती हुई यहाँ पर पहुंच रही है। खारी नदी है, वो इलाका तो राजसमंद का ही है लेकिन बिजराल हिल से आ रही है। तो आपने क्या देखा कि डाई नदी और खारी नदी बनास नदी में आके मिल रही, बनास नदी में आके मिल रही है डाई और खारी नदी। और कहाँ पर है? तो कहेंगे टोंक एक जिला है उसके राजमहल। पॉइंट नंबर 2 आपको दिखाई देगा ये वाला भी। और तीसरा जो संगम है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, तो ईसरदा बांध है सवाई माधोपुर इस इलाके। इसके अलावा बिशलपुर बांध है जो टोंक में है, इसी बनास नदी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में इसी पे देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है, हमें इन चीजों को थोड़ा सा समझ के चलना है। तीसरा हमने कहा बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल और सीप, इनको भी हम थोड़ा सा एक बार इस मैप में देखने की कोशिश करते हैं जो अकेडमी के नोट्स में आपको दिखाया गया है। ये देखिए, ये वाली सीप नदी है, बनास नदी हमारी मूल नदी जो निकल के आ रही है, बनास है पूरी इधर जा रही है। और चंबल नदी ये वाली आती हुई इधर से। पॉइंट नंबर 3 जहाँ पे दिखाई दे रहा है वहां पर आपको बनास दिखाई देगी, वहां पर चंबल दिखाई दे रही है और सीप नदी दिखाई दे रही है। तो बनास, चंबल और सीप, इनका त्रिवेणी संगम हो रहा है। और यहीं पर बांध बनाया गया ईसरदा बांध, याद रहेगा? ठीक, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं बनास नदी की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करें बनास का उपनाम क्या है। तो देखो, बनास को वन की आशा या वर्णाशा के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है, वन की आशा या वर्णाशा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वशिष्ठी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। उपनाम क्या है बनास के? वन की आशा या वर्णाशा या वशिष्ठी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसके और जो संगम है उनको भी हम समझते हैं जो हमने अभी देखा। तो पहला त्रिवेणी संगम हमने जो देखा था वो था बिंगोद भीलवाड़ा। यहाँ किस किस का होता है? तो हमने कहा बनास, बेड़च और मेनाल नदी का होता है। दूसरा हमने देखा टोंक इलाके में राजमहल में जो संगम होता है वो बनास, खारी और डाई नदी का होता है। फिर तीसरा संगम हम रामेश्वरम घाट पे देखा सवाई माधोपुर में, वहां बनास, चंबल और सीप का संगम होता है। बनास नदी राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा बन जाए, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम कौन सी नदी बनाती है, तो हम इसका जवाब देंगे बनास नदी। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक दूषित नदी मानी जाती है बनास नदी। केवल और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी भी आपसे पूछा जाए कि केवल राजस्थान में बहने वाली या पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी सवाल आए कि केवल राजस्थान में या पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका जवाब क्या होगा? बनास। वैसे चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन चंबल राजस्थान से बाहर, चंदल का अपवा क्षेत्र है वो राजस्थान, चंबल का जो अपवा क्षेत्र है वो राजस्थान से बाहर भी है। लेकिन सवाल यहाँ मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ वो ये है, तो फैक्ट है वो ये है कि केवल राजस्थान में बहने वाली नदी या पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब हम जवाब देंगे बनास। आगे हम बात करें बनास नदी पर जो बांध परियोजना है उनको हम देखें। एक तो हमने देखा बिशलपुर बांध, तो बिशलपुर बांध टोंक है और बनास नदी के ऊपर है। ईसरदा बांध हमने देखा सवाई माधोपुर बनास नदी पर है। और मोरेल बांध है, ये दौसा में है। मोरेल है इसकी सहायक नदी है बनास की, ये मोरेल नदी पर है मोरेल बांध। मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर है और भीलवाड़ा के अंदर है। अब हम थोड़ा सा इन बांध के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे बिशलपुर बांध हमने कहा टोंक में है। बिशलपुर है
वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अगर आपसे पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो आप कहेंगे बिशलपुर पेयजल परियोजना। अब ये बिशलपुर से जल आपूर्ति कहाँ कहाँ पर होती है? तो टोंक अजमेर में होती है, जयपुर नागौर में है, दौसा सवाई माधोपुर में है। इन इलाकों के अंदर बिशलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति की जाती है। बिशलपुर है वो राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए बिशलपुर। बिशुलपुर राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व में भी शामिल है, संरक्षित क्षेत्र है उसमें भी आता है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत बिशुलपुर बांध को चंबल नदी से जोड़ा गया था। याद रखना, नदी जोड़ो परियोजना के तहत, देखो, नदी जोड़ो परियोजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है, ये बात फैक्ट में आपको पता होना चाहिए। तो नदी जोड़ो परियोजना के तहत बिशुलपुर बांध को चंबल नदी से जोड़ा गया था। और अमृत क्रांति है, उसका संबंध किससे अगर आपसे पूछा जाए, तो अमृत क्रांति का संबंध है वो नदी जोड़ो परियोजना से है। बिशलपुर बांध के अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा जो इसको जल आता है, बिशलपुर बांध के अतिरिक्त जल को ईसरदा बांध में छोड़ा जाता है। कहने का मतलब अगर बिशलपुर के अंदर ज्यादा पानी आ जाए तो वो पानी का निष्कासन किस बांध में किया जाएगा? ईसरदा बांध में किया जाता है। बिशलपुर बांध पर रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। फैक्ट याद रखना, किस बांध के अंदर या किस बांध में रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो बिशलपुर बांध में रंगीन मछलियों के प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अब जो हमारी अगली नदी आती है आंतरिक प्रवाह के तहत, वो आती है बेड़च या आयड़ नदी। देखिए, इसका जो उद्गम स्थान है वो गोगुंदा हिल्स है। और गोगुंदा हिल्स कहाँ पर है? उदयपुर। अगर इसमें संगम की बात देखें तो ये बनास में इसका संगम होता है, और कहाँ पर होता है अभी हमने देखा, विनोद में होता है, और ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये नदी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के अंतर प्रवाह हो। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो गंभीरी नदी इसकी सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये बेड़च या आयड़ नदी है। बेड़च या आयड़ हमारी नदी की बात। अब थोड़ा सा ये देखें, बेड़च या आयड़ नदी को अगर आप देखें, उद्गम है ये गोगुंदा की पहाड़ी, उदयपुर से इसका उद्गम हो रहा है ये, और यहाँ से ये नदी का इसमें मिलान हो जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो इस नदी के किनारे आप देखोगे, गंभीरी नदी इसमें मिल जाती है, और बनास नदी, इस तरह से इसका संगम। अब देखिए इसकी विशेषताओं की बात करें, उदय सागर आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। अगर आपसे पूछे कि बेड़च नदी है, उसका मूल स्वरूप देखें तो वो आयड़ नदी की बात। जब वो आयड़ नदी है वो उदय सागर झील में गिर जाती है, तो उसके बाद में जब वो आगे प्रवाह होती है तो वो क्या कहलाती है? बेड़च कहलाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बेड़च व गंभीरी नदी के किनारे स्थित। याद रखना, फैक्ट के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो स्थित है किन नदियों के किनारे? तो आपका जवाब होगा बेड़च और गंभीरी गंभीरी नदी के किनारे स्थित। बेड़च बनास में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। बताया था अभी, बेड़च है बनास में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं गंभीरी नदी के बारे में। तो उद्गम है इसका वो सपोटरा तहसील है, जो कहाँ पड़ती है? करौली के अंदर, और संगम होता है यमुना में, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। अपवाह क्षेत्र है इसका ये करौली, धौलपुर और भरतपुर है। सहायक नदियां देखें तो अट्टा है, माची है, भद्रावती है, भैंसावट है और बरखेड़ा है। विशेषताओं की बात करें तो पांचना बांध है, ये इस पर स्थित है, और पांचना बांध कहाँ पर है? करौली क्षेत्र के। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है, तो आप बोलेंगे पांचना बांध है, ये सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है।
पांचना बांध से जल आपूर्ति है अजान बांध में कर की जाती है, और अजान बांध कहाँ है? तो आपने कहा केवलादेव भरतपुर में। पांचना बांध गंभीरी की 5 सहायक नदियों पर करौली में निर्मित है। देखो, गंभीरी नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं उनके ऊपर करौली में बनाया गया है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, जो हमने अभी देखा। इसके अलावा यमुना के अलावा सीधे चंबल के अलावा सीधे यमुना में मिलने वाला राजस्थान की दूसरी जो नदी है वो कौन सी है? गंभीरी। चंबल पहली नदी है जो मिलती है किसमें? यमुना में। उसके बाद में दूसरी जो नदी है वो गंभीरी नदी है, जो सीधे यमुना में मिलती है। अब कुछ फैक्ट के बारे में बात करें तो आइए देखिए। अगर आपसे कहा जाए कि राजस्थान के वे जिले जहां कोई भी नदी नहीं है, तो आप कहेंगे बीकानेर और चूरू। आपसे पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ जिले में अधिकतम नदियां आपको देखने को मिलेंगी, तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का वह कौन सा जिला जिसमें सबसे अधिक नदियां हैं, अधिकतम नदियां चित्तौड़गढ़ जिले में है। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। और किस संभाग में सबसे कम नदियां हैं? तो बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियां हैं। अब लंबाई के लिए जो प्रसिद्ध हैं, जो सर्वाधिक लंबाई की बात की जाए, उनमें अगर फैक्ट देखें तो आपसे पूछा जाए उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? उत्तरी राजस्थान की, याद रखना, उत्तरी राजस्थान की तो सबसे लंबी नदी है वो घग्गर नदी। अब आपसे पूछा जाए मरुस्थलीय क्षेत्र या पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे लूनी नदी। अगर आपसे कहा जाए दक्षिणी राजस्थान या आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जवाब होगा माही नदी। अब ये सवाल ऐसा पूछा जाए कि पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे चंबल नदी। और आपसे पूछा जाए केवल या पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा बनास नदी। अगर लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम देखें तो देखो, सर्वाधिक लंबी नदी है वो चंबल है पहले स्थान पर, 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई अपवाह क्षेत्र। दूसरे नंबर पे माही आती है जो 576 किलोमीटर लंबा अपवाह क्षेत्र लेके चलती है। तीसरे नंबर पर बनास आती है जो 512 किलोमीटर लेके चलती है। और चौथे नंबर पर आती है लूनी नदी जो 495 किलोमीटर के अपवाह क्षेत्र में बहती है। तो इनकी लंबाई का जो अवरोही क्रम है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 मेजर नदियों की बात है यहाँ पे होगी। अब बात करते हैं अपवाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम। ये तो था उनकी लंबाई के आधार पर, अब है अपवाह क्षेत्र के आधार पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र किस नदी का है, तो आपका जवाब होना चाहिए वो है बनास नदी का। दूसरे नंबर पे आती है लूनी नदी, फिर आती है चंबल नदी, और फिर आती है माही नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की जो मुख्य नदियां हैं उनके बेसिन और उप बेसिन से संबंधित अगर कोई सवाल आता है तो बात कर। तो अगर कुल नदी बेसिन की बात करें तो राजस्थान में कुल नदी बेसिन कितने हैं? 15 हैं। ठीक है। और उप बेसिन की बात की जाए तो कितने हैं? 58 है। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए लूनी नदी के उप बेसिन क्षेत्र कितने हैं? तो 12 हैं। बनास नदी के उप बेसिन क्षेत्र कितने हैं? तो 10 हैं। चंबल नदी का उप बेसिन है वो 7 है, और माही नदी का उप बेसिन कितने हैं? 6। राजस्थान की प्रमुख एवं सहायक नदियों की बात की जाए तो ये सब आप लोगों ने पहले ही देख रखी है, तो इनके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे इतना। हाँ, एक फैक्ट जरूर याद रखना, राजस्थान राज्य की जल नीति कब जारी की गई थी? तो देखो, जल नीति है वो 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। ये फैक्ट आपको थोड़ा याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो राजस्थान की जल नीति कब जारी की गई? 18 फरवरी 2010 को जारी की गई। अब अगले सेशन में साथियों हम बात करेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में। तो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के क्लास नोट्स में झीलों से संबंधित किस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हैं उनके बारे में हम अगले सेशन में बात करें। और जैसे ही हम स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ये नोट्स कंप्लीट करते हैं तो उसके तुरंत बाद में हम समय इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं उनकी समरी करेंगे, और साथ में हम
जो स्थानीय शासन है या यूँ कहें लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उसके बारे में चीज़ें जानेंगे। मतलब राजस्थान की पॉलिटी को समझने की भी हम कोशिश करेंगे। जल्दी दूसरा सेशन और लेके आ रहे हैं। वो भी हम स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी या फिर जो श्यामक समयक अकेडमी है, उनके नोट से हम आपको समरी देने की कोशिश करें। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और जितना हो सके उतना मोटिवेशन बनाए रखें। चैनल पे लगातार जुड़ते रहें, अपने साथियों को जोड़ें, इसी तरह की समरी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।